हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, उनका सर्वतोमुखी विकास हो। हम उनके लिए बहुत प्रकार के प्रयास करते हैं। अच्छे से अच्छा विद्यालय खोजते हैं, अच्छे से अच्छे संसाधन जुटाते हैं, अच्छे से अच्छा उनके साथ व्यवहार करते हैं, अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं भी निर्माण करते हैं। उद्देश्य एक ही है, उनका समग्रता में विकास हो। अब हम देखते हैं कि इतना सारा करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है। तो फिर वह क्या छूट जाता है, इसका विचार हमें करना है। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे बच्चे हैं, वे हमारी नई पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी है। इसका क्या तात्पर्य है? पहला तात्पर्य ये है कि ये हमारा जो वंश है, उसको आगे ले जाने वाली नई पीढ़ी है। तभी हम उसको नई पीढ़ी बोलेंगे। हम उनको केवल व्यक्ति नहीं मानते। वे उनका जीवन अपना ही जीवन है, वे स्वतंत्र हैं, तो वे अपनी सोचेंगे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। वे क्या चाहते हैं उसको सबको देने के लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसा हम नहीं सोचते। विश्व में एक प्रकार की समाज व्यवस्था है, एक प्रकार की विचारधारा है, जिसमें एक एक व्यक्ति अपने आप में न्यूक्लियस होता है। यह व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना है। उसमें व्यक्ति का ही विकास हो, व्यक्ति को ही जो चाहिए वो सब मिले, व्यक्ति की ही स्वतंत्रता हो, व्यक्ति का ही अधिकार हो। इस संदर्भ में ही विकास का विचार किया जाता है। परंतु हम तो भारतीय हैं, भारतीय समाज व्यवस्था में रहते हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा जीवन बनता है, जीवन रचना बनती है। तो भारत में क्या है? भारत के समाज व्यवस्था में कुटुंब एक इकाई है, व्यक्ति कुटुंब का एक हिस्सा है, एक अंग है। इस रूप में ही विकास का विचार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमारे घर में जो बच्चे पल रहे हैं, वे अपने कुटुंब का एक अंग है। और कुटुंब हमारी अनेक पीढ़ियों का एक विस्तार है, एक पड़ाव है। तो हम बच्चों का विकास कैसे करेंगे? वे हमारे कुटुंब के एक अंग हैं, उस रूप में करेंगे। हमारा कुटुंब वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए है। और वंश परंपरा में हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली, ये सब आता है। धर्म और संस्कृति का केंद्र हमारा कुटुंब होता है। इसलिए हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। इस मूल आधार पर हम विकास की कल्पना करते हैं। और इसलिए कुटुंब में व्यक्ति के जीवन का विकास शुरू होता है, वह कुटुंब के एक अंग के रूप में, पूरी वंश परंपरा के आगे के पड़ाव के रूप में। ये पहला मुद्दा हम सबको ध्यान में रखना चाहिए जब हम बच्चों के जीवन विकास की बात करते हैं। इससे जो दूसरा मुद्दा आता है, शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है, और इसलिए जीवन के साथ संबंधित करके शिक्षा का विचार करना चाहिए। ये बात इसलिए कहनी होती है, कहने की आवश्यकता है कि हम शिक्षा को केवल विद्यालय के साथ जोड़कर ही विचार करते हैं। विद्यालय की शिक्षा को केवल कुछ विषयों के पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर ही देखते हैं। और विद्यालयीन शिक्षा का क्रम एक कक्षा के बाद दूसरी की कक्षा, प्राथमिक के बाद माध्यमिक, माध्यमिक के बाद उच्च शिक्षा, इस प्रकार से देखते हैं। ये शिक्षा के बारे में देखने का बहुत संकुचित ऐसा दृष्टिकोण है। तो विस्तृत दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण क्या है? तो जीवन विकास कुटुंब में होता है,
जीवन विकास विद्यालय में होता है, जीवन विकास कुटुंब और विद्यालय के बाहर जो व्यापक समाज है उसमें भी व्यवहार करके होता है। इसलिए दूसरा मुद्दा हमारा जो है, हमें अपने बच्चों का जीवन विकास कुटुंब में कैसे होता है इसका विचार करना है। विद्यालय में जो भी होता है वह कुटुंब जीवन के लिए पूरक है। आज हम क्या सोचते हैं, विद्यालय ही प्रमुख केंद्र है और कुटुंब तो उसको एक आश्रय के रूप में मिला है। हम तो उसके संरक्षक हैं और विद्यालय उसका शिक्षक है। ऐसा नहीं है, विद्यालय भी शिक्षक है और कुटुंब भी एक बहुत बड़ा शिक्षक का दायित्व निभाने वाला ऐसा केंद्र है। इस दृष्टि से हम अपने बच्चों का विकास कैसे करेंगे इसका विचार करना चाहिए। कुटुंब में क्यों अधिक आवश्यकता है विकास की? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आजीवन कुटुंब में ही रहता है। उसका जन्म कुटुंब में होता है, वह बढ़ता कुटुंब में है, वह खाता पीता सोता जागता खेलता पढ़ता कुटुंब में ही है। किसी भी काम के लिए, किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वो घर से बाहर जाता है, परंतु वह उद्देश्य पूर्ण होने पर वह वापस घर में आता है। जब पढ़ना है तो विद्यालय में जाता है, पैसा कमाना है तो दफ्तर में जाता है या अपने व्यवसाय के स्थान पर जाता है, किसी बात की खरीदी करनी है तो बाजार में जाता है, वापस आता है, कहीं किसी को मिलने के लिए जाना है तो किसी के घर जाता है, दर्शन करने के लिए जाना है, यात्रा करने के लिए जाता है तो तीर्थ यात्रा पर जाता है, वापस आता है, दुनिया देखने के लिए जाना है तो यात्रा पर जाता है, परंतु कहीं पर भी जाता है तो वापस घर में ही लौट कर आता है। घर में रहना ये किसी भी व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई बहुत प्रखर बुद्धि की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। माता पिता के घर में जन्म लिया तो वह घर जन्म के अधिकार से ही हमारा होता है। और कब तक रहना है? आजीवन रहना है। जब तक हमारा इस जन्म का जीवन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमारा निश्चित आश्रय स्थान तो कुटुंब ही है, घर ही है। घर और कुटुंब पर्यायवाची है। तो आजीवन घर में ही रहना है, अधिकार पूर्वक घर में ही रहना है, जीवन में जितना सब कुछ करना है वो घर में ही होता है। समाज के साथ संबंध कुटुंब के माध्यम से ही आता है। इसलिए हमारा विकास का मुख्य केंद्र घर है। घर में तीसरा मुद्दा, घर में बच्चों के विकास के कारक कौन है? किसके किसके माध्यम से विकास होता है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है, माता प्रथमो गुरु हो। माता ही अपने बालक की प्रथम गुरु है। आचार्य से भी माता का स्थान अधिक है, पिता से भी माता का स्थान अधिक है। माता गर्भ में बालक आता है तब से उसकी शिक्षक है, तब से उसकी गुरु है। इसलिए गर्भावस्था में माता के माध्यम से गर्भ का विकास होता है। विकास होता है का अर्थ क्या है? केवल वो छोटा होता है, उससे बड़ा होना, फिर उसके सारे अवयव बनना, उसके सारे हाथ पैर आदि बाह्य अवयव और हृदय फेफड़े मस्तिष्क ऐसे अंदर के अवयव बढ़ना, इतना ही नहीं होता। उसके अंतःकरण पर संस्कार होते हैं। गर्भ में ही मन बनता है, बुद्धि बनती है, चित्त बनता है और गर्भ में चित्त सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इसलिए सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे प्रभावी शिक्षा गर्भावस्था में ही होती है।
चित्त पर संस्कार होते हैं और ये संस्कार उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। तो संस्कार माता के माध्यम से होते हैं, इसलिए माता बहुत महत्वपूर्ण ऐसा व्यक्ति है बालक के विकास के संदर्भ में। माता जो खाती है, जैसे वस्त्र पहनती है, जो पढ़ती है, जैसे विचार करती है, जैसे भावों का अनुभव करती है, जैसे दूसरों के साथ पेश आती है, घर के अन्य लोग माता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, माता अपने बालक के विषय में जो विचार करती है कि मेरा बालक महान बनना चाहिए, मेरा बालक देशभक्त बनना चाहिए, मेरा बालक सुंदर बनना चाहिए, मेरा बालक विद्वान बनना चाहिए, मेरा बालक सज्जन बनना चाहिए, ऐसा बालक के प्रति जो अपेक्षाएं रखती है, वे भी सब उस गर्भ के चित्त के ऊपर संस्कार बन के अंकित होते हैं। इसके माध्यम से माता बालक का चरित्र निर्माण करती है। अब ये तो वैज्ञानिक सत्य है, केवल भारत में ऐसा होता है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में माता का प्रभाव तो बालक पर ऐसा ही होता है। इसलिए यह पूर्ण वैज्ञानिक सत्य है कि बालक के विकास का प्रारंभ माता के कोख में होता है। फिर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शिशु अवस्था होती है, वह भी संस्कार क्षम होती है, उसमें भी माता ही उसकी गुरु है। संस्कार के बाबत में, सद्गुण के बारे में, सदाचार के बारे में, उसको प्रेरणा देने के बारे में, उसके साथ जीने के बारे में जी कर माता ही बालक की गुरु होती है। हम गर्भावस्था और शिशु अवस्था पर अधिक विस्तार से विचार अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो अभिभावक एकत्रित हुए हैं वो कक्षा 1 से आगे के ऐसे बच्चों के माता पिता हैं, इसलिए हम आगे का विचार अधिक करेंगे। गर्भावस्था और शिशु अवस्था का उल्लेख इसलिए किया कि उसके आधार पर अब आगे का विकास होता है। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 12 वर्ष की आयु तक अगर एक कंपोनेंट हम ले, एक पड़ाव ले, तो उसे बाल अवस्था कहा जाता है। बाल अवस्था में पिता की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन माता का साथ इसमें बहुत अधिक होता है। पिता और माता दोनों मिलकर बालक का विकास बाल अवस्था में कैसे करते हैं? बाल अवस्था है वो चरित्र गठन की अवस्था है, चरित्र निर्माण और चरित्र गठन। शिशु अवस्था तक चरित्र निर्माण होता है, बाल अवस्था में चरित्र गठन होता है। बाल अवस्था और किशोर अवस्था दोनों ही चरित्र गठन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था माने 15 वर्ष की आयु तक। तो हम ये पूरा का पूरा जो अवधि है वो एक साथ लेंगे। तो पहला मुद्दा है बालक का चरित्र गठन कैसे होगा, तो एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक कुम्हार होता है, वो गीली मिट्टी से घड़ा बनाना चाहता है। तो गीली मिट्टी को पहले तो साफ करके फिर उसमें पानी मिलाकर बहुत गूंद गूंद कर नरम मुलायम बनाता है और वो उसका पिंड बनाता है। पिंड बनाने के बाद वो चाक पर चढ़ाता है और चाक को घुमाता है। घुमाते समय वो उस मिट्टी के पिंड को जैसा आकार देना चाहता है वैसा देता है। वो घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाता है, कुल्हड़ बनाना है तो कुल्हड़ बनाता है, तवा बनाना है तो तवा बनाता है। उसके मन में जैसा आकार है ऐसा आकार वह मिट्टी के पिंड को देता है। तो शिशु अवस्था में जो चाहिए वो बालक के संस्कार होकर चरित्र बनता है, परंतु उस समय वह क्या करता है,
मिट्टी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता, जोर से नहीं मारता, उसको संभालता है, वो टूट न जाए इस प्रकार से संभालता है। परंतु चाहिए वैसा आकार तो देता ही है, कुछ भी बन जाए ऐसा नहीं होता। उसको फ्लावर वास बनाना है तो वैसा ही आकार बनता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता, कठोरता नहीं बरतता। शिशु अवस्था में मैंने मोटा मोटा 5-6 वर्ष की आयु तक बालक का चरित्र निर्माण उसके साथ कोमलता का व्यवहार करके ही होता है। मृदु ही बनना है, नरम ही बनना है, कठोर नहीं बनना है। ये शिशु अवस्था और बाल अवस्था का अंतर है। परंतु आगे बढ़े तो उस घड़े को चाहिए वैसा आकार देकर कुम्हार चाक से उतारता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो घड़ा सूखता है और उसके बाद उसको भट्टी में डालता है और तभी वो घड़ा पकता है। अगर भट्टी में नहीं डालेगा तो घड़ा कच्चा रह जाएगा, पानी भरने के काम में नहीं आएगा। इसलिए कुम्हार भट्टी में डालता ही है। 5 वर्ष के बाद की अवस्था ये भट्टी में डाले हुए घड़े के समान है। वो कुम्हार कौन है? माता पिता। घड़ा कौन है? बालक। और भट्टी क्या है वो हम देखेंगे। परंतु भट्टी में डाले बिना घड़ा पकता नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों के साथ कहने के लिए तो कठोरता का व्यवहार किए बिना बच्चों के चरित्र का घड़ा पकता नहीं है। ये बात माता पिता को ध्यान में रखनी चाहिए, आज के संदर्भ में तो विशेष, क्योंकि आज हम बच्चों के साथ उनकी जो मर्जी आए वो करे, उनको जो चाहिए वो करे, उसकी स्वतंत्रता है, उसका मन रखना चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसकी रुचि को देखना चाहिए, उसको जो पसंद है वो करे, वो पढ़ने में वही करे, खाने में भी वही करे, पहनने में भी वही करे। हम किस लिए हैं? उनकी मांगे पूरी करने के लिए हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए हैं, ऐसा आज हम समझते हैं। और घर घर में बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। तो ये बच्चे जब 16, 18, 20 वर्ष के होते हैं तो उनका जीवन उनके अपने लिए भी दूभर हो जाता है, माता पिता के लिए भी कठिन हो जाता है, और समाज के लिए भी ये कोई उपकारक नहीं बनते हैं। इसका कारण ये जो 6 वर्ष से 15 वर्ष की, 10 वर्ष की अवस्था है वो है। तो नियम क्या है? बालकों का संगोपन करने का नियम सबसे पहला है संयम। अब बच्चों को स्वैर नहीं होना है, अब बच्चों को नियम में रहना है। अब बच्चों को संयम में रहना है। नियम में रहना है का क्या मतलब है? नियम में रहना है तो फिर उनका प्रातःकाल उठने का समय तय है, जल्दी उठना चाहिए। अब रोज 7 बजे 8 बजे उठने वाले बच्चे जैसे ही 6 वर्ष में आते हैं तो एकदम 5 बजे उठने वाले, 4 बजे उठने वाले तो नहीं बन जाएंगे। सुबह उठने का, स्वास्थ्य का, शरीर स्वास्थ्य और मनोस्वास्थ्य का नियम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन अभी रोज 4:30 बजे एकदम से कैसे उठने लगेंगे? तो हमको क्रमशः ये आदत बनानी होगी। आधा घंटा जल्दी, आधा घंटा जल्दी, 15 मिनट जल्दी, ऐसा उठते उठते हम कम से कम 5 बजे तक उठने तक ले आए तो ये नियम है। उस नियम का पालन करना है, उनको करना है तो माता पिता को करवाना है।
माता पिता को करवाना, तो इसके लिए जरा धैर्य चाहिए, जरा स्थिरता चाहिए, जरा मन का निश्चय चाहिए। हम ये बालक के भले के लिए, अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऐसा 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 विचार चाहिए, ऐसा हमको पक्का मालूम होना चाहिए। ये कठोर होना है कि अच्छा होना है, इस बारे में निश्चय करना चाहिए। अरे इनको तो कोई दया ही नहीं है, बच्चों को इतना जल्दी उठाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कड़ाई करनी पड़ती है, कड़ाई करनी पड़े तो धीरे धीरे करके कड़ाई करो, लेकिन जो बात उसके विकास के लिए आवश्यक है वो तो करनी चाहिए। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया जल्दी उठने का, परंतु बड़ों की बात मानना ये बहुत आवश्यक है। और आज इस बात की बहुत समस्या है। क्यों किसी की बात मानना चाहिए? क्या उनको उनको जब मन में नहीं उतरता है, उनकी बुद्धि में नहीं उतरता है, उनको स्वीकार्य नहीं है, तब तक हम कुछ भी उनके ऊपर थोपेंगे नहीं। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत गलत है। यदि ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है तो गलत है, परंतु मनोविज्ञान का सिद्धांत यह है भी नहीं। बुद्धि में उतरने के लिए बुद्धि सक्रिय होनी चाहिए, बुद्धि परिपक्व होनी चाहिए, और वह 16 वर्ष के बाद होती है। अभी उसका मन अधिक सक्रिय है, मन प्रेरणा ग्रहण करने के लायक है, उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक है, आज्ञा मानने के लायक है, प्रेरणा लेने के लायक है। इसलिए कहना मानना ये धीरे धीरे उसके व्यवहार में आना चाहिए, उसको मन से स्वीकृत होना चाहिए। पिताजी ने कहा है ना ऐसा नहीं करना, माँ ने कहा है ना ऐसा नहीं करना, फिर माँ उपस्थित न हो तो भी नहीं करना, पिताजी सामने उपस्थित ना हो तो भी नहीं कहना। माँ ने कहा है ना किसी की चीज नहीं लेना, तो फिर नहीं लेना। माँ ने कहा है ना बाहर का कुछ नहीं खाना, तो फिर नहीं खाना। ऐसा ऐसा नियम स्वीकार्य बनना चाहिए। नियम पालन, आज्ञा पालन, ये करना चाहिए। इसका स्वभाव धीरे धीरे बनना चाहिए, इसकी आदत बननी चाहिए। ये चरित्र विकास के लिए बहुत आवश्यक है, मन की शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मन को अपने वश में करने के ये उपाय हैं। माता पिता के वश में करो तो धीरे धीरे अपने वश में भी आता जाएगा। आज मन किसी का भी अपना मन वश में नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या समाज में दिखाई देती है। उसका प्रारंभ घर में होता है और इस छोटी आयु में होता है। इसलिए पिताजी माता पिता का कहना मानना, जो नियम माता पिता ने बनाकर दिए हैं उनका पालन करना और करवाना, कड़ाई से करवाना, ये हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी शिक्षा खाने पीने के विषय में है। बच्चे हमारे खाने के बहुत नखरे करते हैं, ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लगता, यही चाहिए, इसी समय चाहिए, घर में जो बना है, सब्जी तो नहीं खाना, दूध नहीं पीना, बाहर से लाना, केक खाना, ये खाना वो खाना, ऐसे खाने के नखरे बहुत होते हैं। 6 से लेकर धीरे धीरे 12 वर्ष की आयु तक खाने का संयम, स्वाद संयम, भोजन संयम, ये अनिवार्य है, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो इसमें स्वैरता नहीं करना, जो मन में आया वो नहीं करना। थाली में परोसा है वो सब खाना है, घर में जितना बना है वो सब खाना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना नहीं करेंगे। ये स्वाद संयम है। इसी प्रकार से वाणी संयम, विनय से बोलो, मृदुता से बोलो, कम बोलो, जब बोलना मन में आए वो बोलो, चीखो चिल्लाओ, ये नहीं करना। हम देखते हैं कि 8 10 12 वर्ष के बच्चे बड़े बात कर रहे हैं, बीच में जाकर बोलते हैं,
बड़े बात कर रहे हैं, कोई उपयोगी है, शोर मचाते हैं, और शोर मचाने वाले बच्चों को कोई कुछ कहता ही नहीं है। ऐसा नहीं, वाणी संयम होना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जो 10 वर्ष हैं, उन वर्षों में अर्थ संयम, पैसा कहाँ कैसे खर्च होता है, इन बच्चों को पैसा कहाँ से आता है ये तो पता नहीं है। उनको पता है पिताजी लाते हैं, माताजी लाती हैं, और उसके ऊपर हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो उनके मन में बैठ गया है। कहाँ से आता है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कितना आता है इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और जब माता पिता अच्छी कमाई करते हैं और बच्चा एक ही या दो ही होते हैं, तब माता पिता भी सोचते हैं, अरे बच्चों के लिए तो करते हैं, खूब खर्चा करो, और जो चाहिए वो ला कर दो, एक चाहिए तो 4 ला कर दो। ये बहुत 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 गलत है। करोड़पति का बेटा भी पैसा खर्च करने के बारे में सही बातें जानता है और व्यवहार सीखता है। यही शिक्षा है। उदाहरण के लिए हमारे बच्चे, माने जो आम समाज में हमको दिखाई देता है, बच्चों का बस्ता, बच्चों का कंपास बॉक्स, पेंसिल, इरेजर, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, जूते, मोजे, उसके बारे में क्या देखते हैं? नहीं, मुझे हरे रंग का इस सेंटेड इरेजर ही चाहिए। विचार करने की और व्यवहार करने की एक गलत पद्धति है। इरेजर इरेज करने के लिए होता है। इस रंग का या उस सेंट का इरेजर क्यों चाहिए, ऐसा प्रश्न होना ही चाहिए। यही टिफिन, इसी प्रकार का टिफिन बॉक्स क्यों चाहिए, इसी प्रकार का बस्ता क्यों चाहिए, तो कहाँ खर्च करना, इसका विवेक 15 वर्ष की आयु तक यदि नहीं जेहन में बैठा तो आगे बहुत कठिनाई होती है। हाँ, हम सोचे कि नहीं, हमारा बेटा भी लाखों रुपया कमाने वाला होने वाला है, उसको क्या चिंता। नहीं, देश के संदर्भ में विचार करना, ऐसा खर्च करने वाला समाज दरिद्र समाज बनता है। इसलिए पैसा कैसे विवेकपूर्ण खर्च पद्धति से खर्च करना, ये ट्रेनिंग का विषय है, अभ्यास का विषय है, उसको पता चलना ही चाहिए। तो पैसा खर्च करके फालतू का पैसा नहीं खर्च करना। हाँ, लाख रुपया खर्च करके रत्न ले आओ, परंतु 5 पैसे खर्च करके फालतू चीज न लाओ, ये नियम है। कितना खर्च करना, कितना कम नहीं, ज्यादा खर्च करना, कम खर्च करना, ये नहीं, किस बात के लिए खर्च करना। खेल खेल में पेंसिल छील छील कर आधी कर देना बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी से 12-15 वर्ष में ये समझ में आना चाहिए, हम पैकिंग में चीजें ले आते हैं, वस्तु का पैसा कितना है, पैकिंग का कितना है। पैकिंग तो हम फेंक देने वाले हैं। तो हाथ में कोई 100-500 की नोट देकर फाड़ दो इसको, ऐसा कहेंगे तो क्या ये फाड़ना चाहिए? नहीं फाड़ना चाहिए। परंतु हम लड्डू लाते हैं, 12 लड्डू होते हैं, 12 खानों में रखे हैं, उसका इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसका पैकिंग ऐसा होता है, वो भी फिर एक प्लास्टिक की बैग में रखकर देता है। कितना फेंकते हैं। 12 लड्डू तो ऐसे खाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे ही होते हैं, और वो डिब्बा डिब्बा फेंक देते हैं। ये क्या है? पैसा फेंकने के लिए होता है क्या? खाने के लिए यदि 12 क्या 50 लाओ, परंतु फेंकने के लिए बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार का विचार विकसित होना चाहिए, इस प्रकार का अभ्यास बनना चाहिए।
इस प्रकार का स्वभाव बनना चाहिए। इसका गरीबी अमीरी से कोई संबंध नहीं है, इसका चरित्र गठन से संबंध है। तभी पानी, मिट्टी, हवा आदि का प्रदूषण नहीं करना, फालतू की अर्थव्यवस्था, अनप्रोडक्टिव अर्थव्यवस्था, दरिद्रता की तरफ ले जाने वाली अर्थव्यवस्था हम नहीं निर्माण कर रहे हैं, ऐसा होगा। तो अर्थ संयम, किसी भी वस्तु की कीमतें बाजार में कैसे निर्धारित होती हैं, ये 13-14 वर्ष के बालक को समझना चाहिए। इतनी महंगी होने लायक है क्या ये चीज? बिल्कुल नहीं। अगर महंगी है, कीमती है, तो वो महंगी मिलेगी। और ऐसी महंगी चीजें हम उपभोग में ला सकते हैं, परंतु सस्ती हल्की चीजों की कीमत ज्यादा होना, ये तो दरिद्रता की निशानी है। और हम ऐसा क्यों करें? तो बाजार में कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं, इसकी समझ अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, वो रोज रोज का दैनंदिन जीवन का विषय है। उसकी समझ विकसित होना, और इसलिए फालतू के खर्च नहीं करना, ये विकसित होना चाहिए। तो इसको कहते हैं अर्थ संयम। अलमारी में कितने कपड़े होने चाहिए, विचार करना, नहीं होना। हम करोड़पति हैं तो क्या हो गया, इसके लिए नहीं है पैसे। हमारे यहाँ सिद्धांत है शतहस्तेन आहर, 100 हाथ से कमाओ। कमाना ज्यादा ये ठीक है, परंतु सहस्रेन संकिरा, 1000 हाथ से वितरित करो, दान करो, दूसरों के उपयोग में आने दो, सेवा करो। बचत भी करना है तो रत्नों के पीछे खर्च करके बचत करो, संग्रह करो, मूल्यवान वस्तुएं लाओ, परंतु टिकाऊ नहीं है, फालतू की है, ऐसी वस्तु के पीछे खर्च मत करो। ऐसा अर्थ संयम बहुत आवश्यक है सिखाने का। समय संयम, कि क्या बात है कि पढ़ते ही हैं, कोचिंग में जा रहे हैं और ट्यूशन में जा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता। कम समय में अधिक अच्छा पढ़ना चाहिए, इसको समय से हम कहते हैं। कम समय में अधिक काम होना चाहिए, अधिक अच्छा काम होना चाहिए, इसी को विकास कहते हैं, इसी को बुद्धि भी कहते हैं। समय का सदुपयोग करना, कम समय में आना, इसके लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि का विकास होना चाहिए, इसके लिए मन संयम आवश्यक है। मन संयम के साथ साथ सेवा भाव आवश्यक है, परिश्रमशीलता आवश्यक है। इसलिए यदि हमारे घर में बाल और किशोर अवस्था के बच्चे हैं, इसका मतलब कक्षा 1 से 10 के बच्चे हैं, तो उनको काम करना आना चाहिए। राजा का बेटा हो तो भी उसे काम करना तो आना ही चाहिए। कौन से काम करना? स्वयं के दैनंदिन जीवन में उपयोगी ऐसे काम तो आना ही चाहिए, जैसे कपड़े धोना आना चाहिए, कपड़ों को प्रेस करना आना चाहिए, कपड़ों की तह करना आना चाहिए, स्नान करना आना चाहिए, ये सब अपने अपने जूते की पॉलिश करना आना चाहिए। ये तो व्यक्तिगत काम हुआ, परंतु व्यक्तिगत विचार कुटुंब में नहीं होता, कुटुंब में कुटुंब का विचार होता है। तो सबसे पहले कुटुंब में जीवन यापन करने के लिए उपयोगी ऐसे काम कुटुंब में रहने वाले सबको आने चाहिए। करें या न करें ये दूसरी बात है। कार्य विभाजन घर में कैसे होता है ये अलग बात है, लेकिन काम तो आना ही चाहिए सबको। बर्तन कैसे साफ होते हैं आना चाहिए, कपड़े कैसे धोए जाते हैं आना चाहिए, झाड़ू पोंछा कैसे लगाना आना चाहिए, सब्जी भोजन कैसे बनाना आना चाहिए, भोजन परोसना आना चाहिए, अतिथि सत्कार आना चाहिए।
घर में आने वाले मेहमानों के साथ बात कैसे करना, घर के सदस्य के नाते वो आना चाहिए। घर में किसी के भी इंडिविजुअल फ्रेंड्स नहीं होते, वो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। मेरा मित्र भी घर में सभी के लिए स्वागत योग्य ऐसा बनना चाहिए। तो ये घर के कामों के प्रति रुचि निर्माण करना, घर के कामों में कुशलता आना और घर के काम करना, ये तीनों बातें होनी चाहिए। पढ़ता है इसलिए कुछ नहीं करेगा, पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, करियर बनाना है, नो, पहले घर में रहना है, पहले जीना है, कि घर में जीना है, घर चलाने की दृष्टि से जीना है, फिर पढ़ना है। पढ़ना में घर में जीने का एक अंग है, इसलिए घर के काम आना, समाज के काम आना, संस्कृति के काम आना, धर्म के काम आना। उदाहरण के लिए पूजा करना आना चाहिए, यज्ञ करना आना चाहिए, चीजें जमाना आना चाहिए, सुशोभन करना आना चाहिए, फैशन सेंस भी होना चाहिए। कैसे कपड़े पहने जाते हैं और कैसे नहीं, इसका पता चलना चाहिए। धीरे धीरे शरीर को, मन को, बुद्धि को इन बातों की समझ आना चाहिए। इसको कहते हैं हम कुटुंब के सदस्य होकर, कुटुंब के सदस्य बनकर जी रहे हैं। ये गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भाषा, अंग्रेजी इसका विषय नहीं है, ये जीवन का विषय है, कुटुंब जीवन का विषय है। और कुटुंब जीवन को ठीक बनाने से सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन अच्छा होता है। इसलिए ये बातें कौन सिखाएगा? ये सिखाने वाले दादा दादी, माता पिता हैं। बच्चे यदि एक से अधिक हो तो एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये सब होना कुटुंब जीवन है। हमारा संप्रदाय कौन सा है? हमारे संप्रदाय के आचार हमको पता है कि नहीं? सज्जनता का व्यवहार हमको आता है कि नहीं, ये देखना चाहिए। चौथा मुद्दा है सारे कुटुंब के सभी लोगों को एक यूनिट बनकर जीना, एक यूनिट बनकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, ये आना चाहिए। तो ये सिखाने का माध्यम भी माता पिता ही है। इसके बाद उसका करियर कैसा बनेगा, इसके ऊपर विचार करना। हमारा पूरा जो समाज जीवन है ना, उसकी इकाई तो कुटुंब का जीवन ही है। इसलिए हमारे करियर का विचार भी कुटुंब के संदर्भ में ही होना चाहिए। अर्थार्जन कैसे करेगा, कौन सा करियर बनेगा, ये कुटुंब की स्थिति को ध्यान में रखकर, कुटुंब का समाज में जो प्लेसमेंट है उसको लेकर होना चाहिए। तो फिर अर्थार्जन का तरीका क्या होता है? तो भारतीय कुटुंब व्यवस्था में धर्म के अविरोधी अर्थार्जन होना, ये सुसंस्कृत व्यक्ति का नियम है। धर्म के विपरीत जाकर अर्थार्जन नहीं करना, यही संस्कृति है। करियर कौन सा होना, व्यक्ति का अपना नहीं, कुटुंब के अनुकूल रहकर करियर का निर्माण करना, करियर की चिंता करना, उसके लिए तैयारी करना, ये माता पिता ने अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता है, उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। अंतिम बात बताती हूँ। अपना जो जीवन है वो निरंतर चलता है। निरंतर माने क्या? वो रोज विकास होता है उसका। ऐसा नहीं कि ये हो गया अब ये होगा, अब ऐसे स्लॉट्स नहीं है। हमने अवस्थाएं तो बनाई, परंतु वे निरंतर होती है। अवस्थाएं कैसी? जैसे मनुष्य का जीवन कलयुग में 100 वर्ष का माना गया है। डॉक्टर्स कुछ भी कहते हो, वो फिजिकल साइंस कुछ भी कहता हो, हमारे शास्त्रों में, परंपरा में अभी भी मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है।
100 वर्ष में विभिन्न अवस्थाएं होती है। गर्भावस्था जन्म से पूर्व की, शिशु अवस्था 5 वर्ष तक की, बाल अवस्था 12 वर्ष तक की, किशोर अवस्था 15 वर्ष तक की, युवावस्था के 2 हिस्से हैं। विवाह पूर्व युवावस्था औसत से 25 वर्ष तक की, विवाह विवाह के बाद की युवावस्था माने पूर्व गृहस्थाश्रम 35 वर्ष तक की, गृहस्थाश्रमी में प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष तक की, वानप्रस्थ प्रौढ़ावस्था 60 वर्ष तक की, वृद्धावस्था वानप्रस्थ वृद्धावस्था 75 वर्ष तक की, और 75 वर्ष के बाद फिर संन्यस्त वृद्धावस्था है, परंतु 60 से लेकर 100 वर्ष तक की वृद्धावस्था है। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अपने संदर्भ में विचार करें कि हम कौन से अवस्था में हैं। क्या हम गृहस्थाश्रमी में प्रौढ़ अवस्था में है, वानप्रस्थ में प्रौढ़ अवस्था में है, वानप्रस्थ में वृद्ध अवस्था में है, हमारी अवस्था कौन सी है? उस अवस्था में हमें अपने बारे में क्या विचार करना है, अपना विकास कैसे करना है, ये एक विषय है। परंतु अभी हम अपनी नई पीढ़ी के बारे में विचार कर रहे हैं, तो अपनी नई पीढ़ी को विवाह तक, विवाह पूर्व की युवावस्था तक हम कैसे ले जाएंगे। विवाह होगा तो हम उनको अपना सारा अधिकार फिर गृहस्थी का दे देंगे, वो भी थोड़ा कुछ समय रुक कर, परंतु विवाह पूर्व तक माता पिता अपनी संतानों के लिए क्या करें। तो अभी 15 वर्ष की आयु तक जो है, और फिर 15 से लेकर 25 वर्ष की 10 वर्षों की है, उसका एक साथ विचार करना चाहिए। वो कैसे? हमारे घर में पलने वाली हर बालिका बड़ी होते होते, युवती होते होते अच्छी स्त्री बननी चाहिए। हमारे घर में पलने वाला बालक युवा होने तक, युवा होते होते अच्छा पुरुष बनना चाहिए। ये वंश विस्तार करने के लिए, समाज का स्वास्थ्य और सामर्थ्य बनाए रखने के लिए मूल इकाई स्त्री और पुरुष है। तो फिर अच्छी स्त्री और अच्छा पुरुष बनना ये व्यक्तिगत विकास का पहला पड़ाव है, और वो कुटुंब में होगा, विद्यालय में होगा, वो तो एक बुद्धि को लेकर, मन को लेकर भी होगा, या बाहर के विषयों को लेकर है। अपना जीवन विकास, कुटुंब में जीवन विकास, इसके लिए अच्छी स्त्री बनना और अच्छा पुरुष बनना बहुत आवश्यक है, और ये तो घर में ही होता है। ये बात आज इसलिए कहनी पड़ती है कि आज जेनेटिक साइंस के रिसर्चर्स कहते हैं कि आज के युवक युवतियों का फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली कम हो रहा है। ये फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली कम होने के इम्प्लीकेशंस बहुत भयंकर हैं। इसका मतलब है बच्चों को जन्म देने का सामर्थ्य ही नहीं है। बच्चों को जन्म दिया तो वो शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल होंगे। जो जन्म से ही शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल होंगे, वो दुर्बल समाज का निर्माण करेंगे। तो संपूर्ण समाज असमर्थ, दुर्बल बनेगा। इसका आधार कुटुंबों में पलने वाले बच्चे होते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बालक और बालिका अच्छी स्त्री और अच्छा पुरुष बनना चाहिए। अब मैं बताऊं, वो घर घर के लिए ये सोचना बहुत आवश्यक है, इसलिए बता रही हूँ। जेनेटिक सामर्थ्य नहीं है, इसके 3 कारण बताए हैं, और बहुत सिंपल, बहुत सादे सीधे कारण है,
घर घर में ये कारण दिखाई देते हैं और बहुत बहुत सर्वसामान्य होने पर भी कठिन है। उनका पहला कहना है, कारण क्या है सामर्थ्य कम होने का? आजकल लड़कियां लड़कों जैसे और लड़के लड़कियों जैसे बनते जा रहे हैं। अब ये एक दृष्टि से देखें तो कितना भयंकर विधान है, भयंकर कथन है। लड़के लड़की लड़कों जैसी बन रही है। लड़की नहीं मिट जाती, वो लड़की तो है, परंतु लड़कीपन जिसको स्त्रीत्व कहते हैं वो कम हो रहा है। लड़का लड़की नहीं बन जाता, परंतु लड़के का लड़कापन पुरुषत्व कम हो रहा है। ये यूनिसेक्स भी नहीं है, ये दुर्बल है। दोनों ही पुरुषत्व और स्त्रीत्व के मामले में दुर्बल है, क्षरण हो रहा है। कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है ये? लड़कियां लड़कों जैसा वेश पहनती ही हैं, लड़कियां लड़कों जैसे एस्पिरेशंस रखती ही हैं, लड़कियां लड़कों जैसा व्यवहार करती ही हैं। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। लड़के लड़कियों जैसा वेश भी नहीं पहनते, परंतु लड़के लड़कियों जैसा श्रृंगार करते हैं। वस्त्र और केशभूषा वेशभूषा में अनुसरण करते हैं। उनकी आकांक्षाएं मर्द बनने की नहीं होती, उनके मर्दानगी व्यभिचार में जाती है, कन्वर्ट होती है, दुर्बल विचारों में व्यक्त होती है, असंस्कृत व्यवहार में व्यक्त होती है, कामुकता में व्यक्त होती है। कुछ भी करो, किसी का शर्म संकोच कुछ भी न रखो। हमारा जीवन है, इसलिए कोई हमें कुछ कहे नहीं। ऐसे व्यवहार लड़कियों का लड़कों का हम देखते हैं। ये केवल स्त्री का व्यवहार स्त्री के लायक नहीं, पुरुष का व्यवहार पुरुष के लायक नहीं, ऐसा नहीं। ये सुसंस्कृत समाज के लायक भी नहीं, ऐसा बन जाता है। तो ये इसकी ओर तो ध्यान देना ही चाहिए। हमारी लड़की अच्छी लड़की बननी चाहिए, हमारा लड़का अच्छा लड़का बनना चाहिए। तो इसलिए एस्पिरेशंस माने महत्वाकांक्षाएं, करियर की संकल्पना, खान पान, वेशभूषा, केशभूषा, सौंदर्य प्रसाधन आदि सारी बातों में, बॉडी लैंग्वेज आदि सारी बातों में स्त्री को स्त्री होना, पुरुष को पुरुष होना, ये अत्यंत आवश्यक है। और माता पिता ही उनको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा कारण बताया, कुछ भी खाना। ये तो हम निरंकुश हैं ही सब। कुछ भी खाना, कभी भी खाना, कैसा भी खाना, क्यों खाना इसका कोई विचार ही नहीं करना, सामर्थ्य कम करता है। और कुछ भी देखना, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स, ये जो सारा इंटरनेट का जगत है, वो हमारे बच्चों को मनुष्य ही नहीं रहने देते। सामर्थ्य कुछ भी नहीं, ऐसा कर देते हैं। इसमें संयम की बहुत आवश्यकता है। हम ऐसी दुर्बल पीढ़ी निर्माण करने के लिए नहीं है। फिर हम कहते हैं अरे बच्चे मानते नहीं, अरे दुनिया सारी ऐसा ही करती है। हाँ, स्थिति तो ऐसी ही है। हम क्या चाहते हैं, हमारा कितना सामर्थ्य है, हम कितना अपने बच्चों के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। हाँ, आवश्यकता है। इसलिए पढ़े लिखे माता पिताओं ने शिशु संगोपन ये विषय पढ़ना चाहिए, शिशु संस्कार ये विषय पढ़ना चाहिए, बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना ये पढ़ना चाहिए, ज्ञान संपादन करना चाहिए। उसके बाद हमारा मन दृढ़ होना चाहिए कि हाँ ऐसा करना है। उसके बाद हमारे स्वयं में भी संयम और समझदारी
होनी चाहिए। अच्छे माता पिता के ही अच्छे बालक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ऐसा करेंगे तो हम बच्चों का जीवन तो अच्छा बनाएंगे ही, कुटुंब का जीवन भी अच्छा होगा। हमारी वंश परंपरा और हमारे पूर्वजों का ऋण उसको भी हम चुकाएंगे। परंतु ये तो हमारी बात हुई, हम समाज को अच्छे व्यक्ति दे पाएंगे, हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, हम मानवता की सेवा कर पाएंगे। तो ये तो जिस घर में बच्चे हैं उन माता पिताओं के पास एक बहुत बड़ा अवसर है समाज की सेवा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र को, समाज को और अपने पूर्वजों को अपने समझदारी से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्तृत्व से अच्छे व्यक्ति देना। एक, दो, चार, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इससे बड़ा हमारा इससे बड़ा हमारा कर्तव्य और क्या हो सकता है? इसलिए हमारी हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है, हमारे मन का सामर्थ्य बढ़ाने की आवश्यकता है। अरे जमाना इधर चलता है, हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, हम करेंगे वैसा जमाना करेगा, इस प्रकार से विचार किया तो हम एक साथ अपने बच्चों का, हमारे कुटुंब का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कुछ भला कर सकेंगे। ऐसा अवसर अपने आप हमको मिला है, तो उस अवसर को हम नहीं चूकेंगे। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के संगोपन के बारे में हमने इस प्रकार से विचार करना चाहिए। हाँ, ये विषय बहुत चर्चा का हो सकता है, तो चलानी चाहिए, चर्चा चलानी चाहिए, चिंतन भी चलाना चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए, प्रयोग भी करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आफ्टर ऑल हम सज्जन लोग हैं, हम संस्कारी लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। भारत के लोगों से तो विश्व ये अपेक्षा रखता है कि ऐसे रहो। आप यदि ऐसे होंगे तो विश्व कहता है हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। विश्व हमसे सीखने के लिए तत्पर है, हम सिखाने वाले बने, इसके लिए पहले हम सीखें, ये बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से हम अपने बच्चों का, उनके संगोपन का विचार करेंगे। यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। क्या कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। ठीक है। ये संचालन करने वाले अनुमति देते हैं तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, सो आपने जो भी बताया है जी। बहुत अच्छी बातें हैं। हम्म। और हमको ये सब चाहते थे करने के लिए, जी। बट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, जो स्कूल का करिकुलम है वो हम्म। इतना ज्यादा बर्डन वाला है कि हम्म। सुबह से लेके शाम तक बच्चे उसी में ही रहते हैं, प्लस आके हम्म। फिर होमवर्क करते हैं और हम्म। कुछ उनको सिखाने का, कराने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम्म। सो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट बोलो तो है, जिसके कारण हम लोग बच्चों के लिए अगर जानते भी हैं, समझते हैं, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाँ, स्कूल का सिस्टम है। हाँ, ये इसलिए सभी अभिभावकों ने स्कूल के साथ बात करनी चाहिए और ये विषय उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि घर के लिए समय रखना चाहिए। तो आजकल अर्थार्जन के लिए इतना समय देना पड़ता है, उसमें से कम करो। विद्यालय के लिए, पढ़ाई के लिए इतना समय देना पड़ता है, कम करो।
पाठ्यक्रम अभ्यास क्रम माने सिलेबस है वो कम करो, होमवर्क है वो भी कम करो, जरा बच्चों को खेलने दो। ये विषय तो मेरा रह ही गया, बच्चों को खेलना चाहिए। 12 वर्ष की आयु तक तो भाग दौड़ करना, चीखना, चिल्लाना, पसीना नितर जाना, जरा घुटने बिटने भी छिलने चाहिए, ऐसा खेलना भी चाहिए। तो खेलने के लिए समय दो, घर के काम करने के लिए समय दो, घर के लोगों के साथ जीने के लिए समय दो। ये विद्यालय के साथ बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये बच्चे उनके, हमारे समाज के सबके हैं, तो विद्यालय के साथ बात करना, उनको कोऑपरेट करने के लिए बताना चाहिए। धन्यवाद। अब जी जो स्कूल सिस्टम है वो भी एक सिस्टम के अंडर रन करता है, और वो भी माने जो उनको दिया गया है, जो उनको सिखाना है, ये गवर्नमेंट रन है और ये सब कराना है। जैसे अगर सीबीएसई सिलेबस बोलो तो ये सिलेबस उनको खत्म करवाना है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया है, तो हाँ, ये वही बात, उनको करना है। ये बात आपने जो कही ना, सिलेबस को भी खत्म करो, बच्चे को भी खत्म करो, ये खत्म ही करना है। परंतु ऐसा नहीं है। जो सिलेबस बनता है वो अच्छी तरह से पढ़ाना, तो कम समय में पढ़ाना, और कम समय में पढ़ना, उसके बाद अच्छी तरह से आ जाना, इसी में कुशलता है। तो सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, अभी भी नहीं है, और अगर है तो कम करना चाहिए। परंतु ये जो बार बार करो, बार बार करो, बहुत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा याद करना, बहुत ज्यादा पढ़ना, बार बार पढ़ना, यही सिस्टम गलत है। और इसके लिए स्मृति शक्ति का विकास करना, बुद्धि शक्ति का विकास करना, इसके ऊपर विद्यालयों ने जोर देना चाहिए। बार बार पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? स्मृति कम है इसलिए। समझ बार बार करने की, समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बार कहने से समझता नहीं है इसलिए। तो समझाना नहीं आता और समझने के लिए बुद्धि विकास नहीं हुआ है, तो फिर शिक्षकों ने भी बुद्धि विकास का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं करते। ये बात तो आपकी ठीक है कि विद्यालयों में सिलेबस को एक पदार्थ की तरह लेकर फिर इससे मन का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैकेनाइजेशन इतना अधिक है, तो फिर ऐसा ही होना है। और इसलिए विद्यालयीन शिक्षा के बारे में भी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता तो है ही। तो फिर ऐसा लगता है कि टीचर्स डेवलप होने चाहिए, टीचर्स ट्रेन होने चाहिए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी जी ये हाँ। जो आप बोल रहे हैं संभव है, हाँ नहीं तो नहीं संभव है, क्योंकि हाँ माँ बाप तो बिल्कुल। काम पे जाते हैं। नहीं तो माँ बाप को भी काम कम करना चाहिए और बच्चों के साथ रहना चाहिए। टीचर का काम टीचर करे, लेकिन माँ बाप का काम तो माँ बाप को ही करना चाहिए ना। माँ बाप का विकल्प क्या है? तो माँ बाप भी ट्रेंड नहीं है, उनको भी ट्रेन नहीं किया गया, तो वो कैसे ट्रेन करेंगे? तो ऐसे कार्यक्रम इसी के लिए तो होते हैं। तो मतलब ट्रेनिंग करना पड़ेगा टीचर्स का, तब जाके बच्चों को ट्रेनिंग होएगा। हाँ, वो तो है ना। जैसे माता पिता वैसे बच्चे, जैसे टीचर्स वैसे छात्र, जो सीधी बात है ना। और ये ट्रेनिंग क्या होता है? विचार करो, चिंतन करो, चर्चा करो, उनको पढ़ने के लिए कुछ दो, अध्ययन करने की सामग्री दो, यही तो बात होती है ना। कैसे सीखा जाता है, कैसे जाना जाता है? किसी से सुनकर, कोई पुस्तक पढ़कर, आपस में चर्चा करके, प्रयोग करके, देख करके। हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वो सारा देखकर ऐसे ही तो सीखा जाता है। तो ऐसा करना चाहिए। इसके लिए घर में हमारे पास भी, माता पिता के पास भी समय तो होना चाहिए ना।
10 घंटा काम ही करते रहेंगे तो कब करेंगे फिर? तो समय होना चाहिए। शिक्षकों के लिए भी समय होना चाहिए, माँ-बाप के लिए भी समय होना चाहिए और फिर इच्छा होनी चाहिए। हाँ, ये बात है, इच्छा होनी चाहिए। हाँ, नहीं धन्यवाद। तो हम तो सब आउटसोर्स करने पर तुले हैं, दूसरे ही करें। हाँ, सही बात। जिसका काम वो करे, ऐसी व्यवस्था तो पहले बिठानी चाहिए। अभी कितनी माताएँ अपने छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है हाथ में और फिर अपना काम करती हैं, सहेलियों के साथ बातें करती हैं, टीवी देखती हैं। बच्चे के हाथ में क्या है? मोबाइल। फिर मोबाइल का आकर्षण ऐसा हो जाता है कि वो उससे छूट नहीं पाता है और फिर वो जब बड़ा होता है तो माताएँ खींचती हैं, मोबाइल में ही ध्यान है, मैं क्या कह रही हूँ वो सुन ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है ना? ऐसा माताएँ भी तो करती हैं। जन्म होता है और सीधे उसके कान पर देखो तुम्हारे पापा बात करते हैं, ये सही बात है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। है ना? तो ये कौन है? बेचारी माता अज्ञान है, माता को समझ ही नहीं है। तो माता बनने से पहले माता बनना सीखना, ये तो होना चाहिए ना। माता बनना सिखाना, ये भी तो होना चाहिए, नहीं तो उसको क्या मालूम। तो हर एक चीज की तरह इसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो एक बार ऐसे ही कार्यक्रम में कहा था, चाइल्ड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पेरेंट इज़ द प्रॉब्लम। बच्चों के स्कूल के पहले माता-पिता के स्कूल शुरू करो। ये पूरा सही बात है। हुँ, नमस्ते। इसी प्रश्न के संदर्भ में जैसे जी। आपने कहा कि ये हुँ, समस्या ये भी है कि हम सब आउटसोर्स कर रहे हैं। हुँ, तो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल समस्या बोल रहे हैं, लेकिन स्कूल के साथ हमें बच्चों को ट्यूशन में भी भेजना है, क्योंकि और हुँ, एडिशनल पैरेलल सिस्टम हुँ, शुरू हो गया है। तो ये भी हुँ, एक दिक्कत। तो हुँ, इस संदर्भ में मतलब ये सब समस्याएं देखते हुए हम एक ये यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं हुँ, संवर्धन ज्ञानकुलम का, जिसमें हुँ, हुँ, अभिभावक और बच्चे साथ में हुँ, मिलके सीख रहे हैं। हुँ, मतलब हुँ, अभिभावक भी बच्चों के साथ सीख रहे हैं और हुँ, बच्चे अभिभावकों के साथ सीख रहे हैं। तो मतलब हुँ, जैसे घर में विद्यालय हो और विद्यालय में घर हो, ये हाँ, भूमिका रखते हुए ये हमारा जी, प्रयोग शुरू है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुँ, मुंबई में ये प्रयोग शुरू है चेंबूर में। हुँ, और यहाँ पे अभी हम 25 अभिभावक और बच्चे अलग-अलग हुँ, कक्षाओं के एक हुँ, साथ हुँ, हुँ, सीख रहे हैं। हुँ, तो आपका हुँ, जो है मार्गदर्शन मिला इस संदर्भ में। ऐसे जी, मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत है। जैसे जी, अभी पिछले प्रश्न में कहा सुधा जी ने हुँ, कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग हुँ, मतलब चर्चा और चिंतन से ही होती है। हुँ, मतलब ये हमें खाली किसी को दिखाने के लिए या हुँ, अ हुँ, अ, शो करने के लिए नहीं है, तो चिंतन हुँ, और ये करके उसका उपयोग हुँ, प्रत्यक्ष रूप से वो कृति में आए। हुँ, क्योंकि ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन प्रशिक्षण अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तो वो प्रशिक्षण का परिणाम नहीं होता। तो प्रयोग इस होना संदर्भ चाहिए। प्रयोग होना चाहिए। तो ये हुँ, हमारा हुँ, संवर्धन ज्ञान क्लब में एक प्रयोग है, जिसका हुँ, उद्देश्य है कि बच्चा सेल्फ लर्निंग मोड पे रहता है, वो सेल्फ लर्निंग मोड पे रहे हुँ, और अभिभावकों का जो इंटरफियरेंस होता है, तो इंटरफियरेंस हुँ, की जगह पे अभिभावकों का इन्वॉल्वमेंट उस हुँ, बच्चे की शिक्षा में। हुँ, तो हम भी सीख रहे हैं, लेकिन इसमें हुँ, आप एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि हम अभिभावक ये अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए और क्या कर सकते हैं? हमारी शिक्षा अम, अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए क्या करना चाहिए? अ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में हमें ये पीढ़ी निर्माण क्या होता है इस विषय का कुछ अध्ययन करना चाहिए। जैसे गर्भावस्था में विकास के कारक तत्व कौन-कौन से हैं? जन्म से 5 वर्ष के बालक के लिए
उसकी अवस्था क्या होती है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी मर्यादाएं क्या हैं, ऐसा सभी अवस्थाओं के बारे में जरा अध्ययन बढ़ना चाहिए। अध्ययन के बाद उसके ऊपर आधारित चर्चा बढ़नी चाहिए। हमारे अभिभावक हैं, उनके मन में ये बातें बैठनी चाहिए। उन्हें कैसे करना ये प्रत्यक्ष बताना भी चाहिए, और उसके ऊपर चर्चा होकर ये क्या हो रहा है देखो, विश्लेषण करके ये देखो, ऐसा भी होना चाहिए। तो मूल में जाकर तो मानस निर्माण करना, और फिर बुद्धि में ये विषय उतरना, और कृति में ये विषय क्रियान्वित होना। मन, बुद्धि और कृति, तीनों बातों में इसका किस प्रकार से विकास हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये देखना चाहिए। परंतु सबसे पहला तो अध्ययन होता है। जो लोग ऐसे प्रयोग करते हैं उनको पहले ये अध्ययन का विषय बनना चाहिए। फिर एक आकलन भी, समाज में अभी स्थिति क्या है और फिर हमारा अध्ययन क्या कहता है, दोनों में इतना विरोध है, इतना अंतर है। तो इस अंतर को पाटने के व्यावहारिक सोपान क्या है? नहीं तो शास्त्र एक तरफ, आज की स्थिति एक तरफ, दोनों में कोई मेल ही नहीं। तो ये तो हम ऐसी बातें कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकती, या ऐसी बातों का स्वीकार करेंगे जो सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए परिस्थिति का आकलन और विश्लेषण, शास्त्र या परंपरा का अध्ययन, और दोनों को जोड़ने के लिए क्रियान्वयन में मौलिकता, मौलिक प्रयोग, ऐसी तीन बातें आवश्यक होती है। नहीं तो यदि हम समाज स्थिति का आकलन नहीं करेंगे तो हमारे प्रयोग व्यावहारिक नहीं बनेंगे। धन्यवाद। सही। आपने मतलब आप हमारा ये जो प्रयोग शुरू है इसमें आप हमारी आपकी आवाज, आपकी आवाज ना थोड़ी धीमी ऐसी सुनाई देती है, तो बीच बीच में शब्द नहीं। अच्छा, हाँ, धन्यवाद इंदुमती हाँ, दाई। हाँ, हाँ, हाँ। आप ही हमारे इस प्रयोग की प्रेरणा रही है। और पुनरुत्थान विद्यापीठ की जो आपकी लिखी हुई किताबें हैं, तो मैं इस हम्म। माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को कहना चाहता हूँ कि हमें अध्ययन करने के लिए उन वो किताबें, पुस्तकें जो है वो मार्गदर्शक है, तो उनका अध्ययन करें, बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। जी। धन्यवाद। अभी तो संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र को व्याप्त करते हुए हमने 1051 ग्रंथों का निर्माण और प्रकाशन किया है। तो इसमें ये जीवन विकास वाला भी विषय, कुटुंब शिक्षा का विषय भी हमने महत्वपूर्ण माना है। तो हम पूर्ण कर सकते हैं क्या? धन्यवाद इंदुमती जी। जी, जी। संवर्धन ज्ञानकुलम के अभिभावकों की ओर से मैं आपका जी, अपने प्रति आभार प्रकट जी। करती हूँ। आप इस आपका मूल्यवान समय हमारे साथ आपने बिताया हमारे मार्गदर्शन के लिए। मैं बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में संवर्धन ज्ञानकुलम के अभिभावकों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे जो अलग अलग गुरुकुल हैं वहाँ के भी माता पिता जुड़े हैं। तो एक प्रकार से एक संगम सा हो गया इस कार्यक्रम में। जी, जी, जी। यदि तो आपको यदि ठीक लगता है तो हम मासिक एक वर्ग आपके साथ कर सकते हैं क्या? हाँ, समय और ये देख कर सकते हैं। हम आपकी आपकी उपलब्धता सेवा हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। में हम आपसे सीखना चाहते हैं इसके जी। लिए। हाँ, हाँ, हो सकता है, हो सकता है। धन्यवाद इंदुमती जी, जी, जी। बहुत धन्यवाद। ठीक है। सभी को नमस्कार, हम हाँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, फिर मिलेंगे। हाँ।
વાંચવું તો બંધ થઈ ગયું છે. કે બધા નંબર આપેલા છે. આપેલા છે. ये 1000 रुपया નો હતો. બહુ કન્ફ્યુઝન થઈ ગયા. પેલો લેખ નહોતો લખ્યો એને માટે. હવે ઓલા ઉપાડતા નથી, એને 51,000 નું મોકલ્યું નહીં ફોન માં. બોલો. ये पावती નું वो पता किया किसको अलॉट किए? હા હા, દિવ્યેશ કાકાણી हाँ, तो इन्हीं- એ પેલા મેહુલભાઈ ના ગટમાં છે. हाँ तो ठीक है, इन्होंने ही भेजा હા, है. એને- इन्होंने ही भेजा है. એ તો બરાબર જ છે. ચેક બરાબર. इनका कल જય मुझे શ્રી फोन आया કૃષ્ણ. કેમ? હા, इनका कल फोन आया था. દિવ્યેશભાઈ નો. हाँ, હા હા એટલે મને આમ પરિચય નહીં સીધો. હા હા પછી એણે મને 51,000 રૂપિયા કીધું. હા એટલે એણે મને એવું કીધું ભરતભાઈ જોડે મોકલું. હા